हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, डीपी सर स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोगों का जो है विज्ञान का पहला अध्याय शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला अध्याय जो है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आइए जो है पहला अध्याय देख रहे हैं क्या है। ठीक है, आपके जो पहले अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उसमें बहुत से प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हैं। ठीक है, बहुत से प्रकार की वस्तुएं जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, जस्ता, एल्युमिनियम, लकड़ी, पत्थर, ईंट, सब ये सभी क्या हैं? वस्तु हैं। ठीक है, यानी ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो पदार्थ जो है, यानी हम पदार्थ को कैसे जानेंगे कि ये पदार्थ है? ठीक, यानी उसका कुछ हमें गुण पता हो जाए। ठीक, पदार्थ के बारे में कुछ हमें ऐसा गुण पता हो जाए जिसको हम माने या देखें। ठीक है, तो हम कह सकें कि हाँ पदार्थ ये है। ठीक, तो पदार्थ जो है इसमें इसके गुण में, यानी हम इसको कैसे मानेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है, पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है, यानी जो भी कोई वस्तु कहीं पर रखी जाएगी तो जितने क्षेत्र में होगा उसका आकार उतना क्षेत्र वो कवर कर लेगा, यानी वो स्थान घेरेगा। तो जो है पदार्थ क्या करेगा? स्थान घेरेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है तथा तथा इसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ के बारे में, यानी जो कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इतनी बड़ी ईंट है, ईंट ले लीजिए या कुछ भी कोई भी वस्तु ले लीजिए। अब इसको इस पर रखा गया तो इतना स्थान इसने घेर लिया। तो जो वस्तुएं हैं वो स्थान घेरती हैं, पहला। दूसरा, उनका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। मान लो ये 1 kg होगा। ठीक है, तो जिस भी वस्तु का, यानी जो भी वस्तु जो है अगर वो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है तो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक, उसके बाद में जो है अगली हेडिंग आती है पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण यानी कि जो कण होते हैं। और इसमें जो है एक चीज और है। ठीक है, जो पदार्थ है यहीं पे लिख दें, आगे भी आएगा तो बताएंगे, लेकिन जान लीजिए नहीं, जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से। कणों से मिलकर, यानी ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बना होता है। ठीक, जो सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, वही उसी को हम क्या कहते हैं? तब मतलब अब और विस्तार से तो उसमें बताएं तब तो ज़्यादा है। यानी क्या है, मान लो एक वस्तु है, वस्तु के बाद में अणु है, अणु के बाद परमाणु है। ये सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। उसका भी विखंडन किया जाए तो बताया गया था इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली इतना कर सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। फिर अगली हेडिंग जो है इसकी कणों के भौतिक गुण। ठीक है, तो यानी इसके जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण, ये बस शार्ट नोट है, ज़्यादा विस्तार से नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस, तो एनसीईआरटी की बुक है उसके आधार पर शार्ट नोट है। इसके पदार्थ के जो है जो कणों के भौतिक गुण हैं उसमें क्या है कि पदार्थ छोटे 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 कण से मिलकर बनता है या बना होता है। ठीक है, बनता है। उसके बाद में, यानी इसमें एक अगर आप
कोई भी मान लो एक पत्थर को तोड़ दो तो उसमें खूब छोटे छोटे कण निकलेंगे, तो वही क्या है, छोटा छोटा कण, अत्यंत सूक्ष्म कण है। ठीक है, यानी वही क्या है, हमारा कण है। उसके बाद में अगली हेडिंग है इसकी, इसके गुण, यानी जो है पदार्थ के गुण, पदार्थ के अन्य गुण में क्या क्या आता है। ठीक है, पदार्थ के अन्य गुण, अन्य गुण। ठीक है, एक तो ये इसका समझ लो व्यक्तिगत नॉर्मली गुण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन पदार्थ के अन्य गुण में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। उसके बाद में फिर है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति में वृद्धि हो जाती है। अगर मान लो कि इस कोई भी पदार्थ है, उसका अगर तापमान बढ़ाया जाए, ठीक है, तापमान अगर बढ़ाया जाए, तापमान बढ़ाया जाए तो कणों के या कणों की गति में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, यानी उसके जो कण हैं वो तेजी से गति करने लगते हैं। जैसे ठोस पदार्थ है, अगर उसको तापमान दिया जाए, उसको गर्म किया जाए, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अत्यधिक गतिशील हो जाते हैं। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग आती है, अच्छा इसमें और भी है जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में, ठीक, एक पॉइंट और इसको इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़ा सा पदार्थ बनता है, बड़ी वस्तु बनती है। तो छोटे छोटे कण होते हैं, उनके बीच में एक ये आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल के कारण वो कण क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उसके बाद में अगली हेडिंग है जो इसकी, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। और भी इसमें बहुत पॉइंट हैं, ठीक है, तो सारा पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान लो एक पॉइंट और बढ़ा दिया जाए तो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान लिख ही दे रहे हैं, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में अंतरा आणविक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। इनके बीच में जो है अंतरा आणविक बल कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो है आता है पदार्थ की अवस्थाएं। अगली हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की जो है भौतिक रूप से जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 1 कौन सी होती है? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। नंबर 2 होती है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और नंबर 3 होती है गैसीय अवस्था, यानी गैस अवस्था, गैस अवस्था। ये 3 जो है
पदार्थ की भौतिक अवस्था है। ठीक है, पदार्थ की ये 3 जो है भौतिक अवस्था है। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम ठोस, द्रव, गैस को जो है विस्तार से समझेंगे। ठीक, अब उसके बाद में जो है हम जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, को जो है हम समझें कि क्या क्या इसमें जो है। यानी जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, एक तरफ यहाँ पे लिख दीजिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, और यहाँ पे लिख दीजिए द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, और यहाँ पे लिख दीजिए गैस अवस्था, गैस अवस्था, यानी ठोस, द्रव, गैस। अब इसका जो है हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जो ठोस का है, ये ठोस, सबसे पहला इसका जो आकार होता है, आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसका निश्चित नहीं होता, यानी जो आकार है, आकार निश्चित निश्चित नहीं होता, नहीं होता। ठीक, उसके बाद में जो है गैस, गैस को भी जिस पात्र में रखा जाता है, इसका भी जो है आकार निश्चित नहीं होता, यानी ठोस जो है, फिर उसके बाद में द्रव जो है, जिसका जो है आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, यानी ये ठोस का हो गया, ये द्रव का हो गया, गैस का, यानी इसका भी जो है आकार, आकार निश्चित निश्चित नहीं होता। ठीक, फिर उसके बाद में आता है नंबर 2 आयतन। नंबर 2 पर आता है आयतन। इसका आयतन, आयतन का मतलब मात्रा, यानी वो किलो, जो ग्राम, किलोग्राम, किसी में भी, यानी आयतन निश्चित होती है, निश्चित निश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका भी आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इसका भी निश्चित होता है, और इसका नहीं होता, यानी आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक, तीसरा पॉइंट है इसका, जो है ठोस के जो अणु हैं, यानी ठोस के अणु, ठोस के अणु पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक, पास पास होते हैं। और द्रव के अणु, द्रव के ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अपेक्षा दूर होते हैं, दूर होते हैं, और गैस के सबसे दूर होते हैं, यानी सबसे दूर दूर होते हैं। ठीक है, सबसे दूर होते हैं। इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इनके बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल अधिक कार्य करता है, आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक होता है द्रव में ठोस की अपेक्षा, यानी द्रव में ठोस की अपेक्षा अपेक्षा कम होता है, कम होता है। और गैस में, गैस में सबसे कम होता है, सबसे कम। ठीक, गैस में जो है सबसे कम होता है। उसके बाद में जो है पांचवा नंबर आता है जो इसका ठोस, ठोस के
कणों कणों के बीच रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान ये जो है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। और द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक। और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसके कण जो हैं सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो रिक्त स्थान इसमें ज़्यादा होता है। सबसे दूर होते हैं, यानी गैस में सबसे दूर होते हैं इसके जो कण, इसलिए इसके रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बस इतना जो है ठोस, द्रव और गैस अवस्था के जो है मूल रूप से गुण है, यानी इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। यानी द्रव को हम किसी भी पात्र में रख दें, जैसे मान लो कि जल है, अब जल को गिलास में रखा जाए तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटे में रखा जाए तो लोटे का ले लेगा, बाल्टी में रखा जाए तो बाल्टी का आकार ले लेगा। इसी प्रकार से जो गैस है जिस पात्र में रखा जाएगा उस पात्र में जो है उसका आकार ले लेगा। तो ये इसके इतने गुण हैं। फिर जो है अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग जो है पदार्थ की अवस्था में ठोस अवस्था हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। अब आता है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तो एक जो परिवर्तन नॉर्मल रूप से है, जैसे कि मान लो ठोस में ले लिया जाए बर्फ। ठीक है। फिर हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं द्रव में, यानी कि पानी हो गया। ठीक है। फिर हम गैसीय अवस्था में क्या कर सकते हैं, गैस में इसको बदल सकते हैं वाष्प में। यानी ठोस में पहले बर्फ ठोस है, उसको हम गर्म कर दें तो पानी में बदल जाएगा, द्रव अवस्था। फिर हम और उसको गर्म कर दें तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। यानी इस प्रकार से जो है एक पदार्थ जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका जो है अवस्था में परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में फिर जो है तापमान में परिवर्तन। ठीक है। यानी उसके तापमान में जो है परिवर्तन कैसे होता है, आता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन तो जो तापमान में परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे एक अर्थ क्लास में पढ़े होंगे, जैसे गलन गलनांक, हिमन हिमांक, क्वथन क्वथनांक। ये जो प्रक्रिया है इस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस इन तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो इसमें जो है तापमान वाले में पहला जो है गलनांक, यानी पहली हेडिंग जो है इसकी गलनांक। ठीक है। यानी जब कोई ठोस पदार्थ या ठीक है कोई भी ठोस पदार्थ हो, ठीक, गलनांक किसे कहते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ, अब लोहा तो पिघलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो पिघलने वाला है, जब कोई ठोस पदार्थ जिस वायुमंडलीय ताप पर, जिस वायुमंडलीय वायुमंडलीय ताप पर पिघलना प्रारंभ करते, पिघलना प्रारंभ करते करते तो वह बिंदु उस वस्तु का या उस पदार्थ का गलन बिंदु
कहलाता है गलन बिंदु तथा ये क्रिया या ये घटना गलनांक कहलाती है। गलनांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए बर्फ। अब बर्फ जो है जिस वायुमंडलीय ताप पर यानी जिस बिंदु पर वो क्या करेगा, पिघलना प्रारंभ कर देगा यानी द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, तो वह बिंदु उसका क्या कहलाएगा, गलन बिंदु कहलाएगा। तथा जो ये घटना घट रही है पिघलने वाली, यही क्रिया क्या कहलाएगी, गलनांक कहलाएगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में जो है हम आगे चलते हैं। फिर आता है गलन के बाद में जो है एक गलन तथा गलनांक हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है क्वथन तथा क्वथनांक और हिमन तथा हिमांक, ये आता है। इसके गलन तथा गलनांक के बाद में फिर आता है क्वथनांक। क्या आता है, क्वथनांक। क्वथनांक है क्वथनांक, ये अगली हेडिंग है क्वथनांक, ठीक है। जिस वायुमंडलीय दाब पर जिस वायुमंडलीय ताप पर जिस वायुमंडलीय ताप पर द्रव उबलना यानी वो क्या हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, उबलना प्रारंभ कर दे, तो वह बिंदु क्वथन बिंदु क्या कहलाएगा, क्वथन पॉइंट यानी क्वथन बिंदु तथा ये घटना या प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्वथनांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्वथनांक कहलाती है। क्वथनांक है, ठीक है। यानी जिस पर जो कोई द्रव है वो जिस वायुमंडलीय ताप पर क्या करना शुरू करते, उबलना प्रारंभ करते, यानी वो गर्म होना शुरू हो जाए, तो वह बिंदु उसका क्या कहलाएगा, क्वथन बिंदु कहलाएगा। तथा ये घटना या ये प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगी, ठीक। अब उसके बाद में जो है अगली हेडिंग आती है क्वथनांक के बाद में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है। आता है जो है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अब इसको देख लीजिए जो है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है, इसमें लिखा नहीं है, इस नोट में शायद छूट गया लिखने के लिए। एक होता है हिमांक, उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी जिस वायुमंडलीय ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करते, यानी बर्फ में क्या हो जाए, बदलना प्रारंभ कर दे, ठीक है। जमना प्रारंभ या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, जमना प्रारंभ करते। अब हम बता दिए हैं तीनों, यानी जिस वायुमंडलीय ताप पर कोई द्रव, यहाँ पर छूट गया, कोई द्रव जमना प्रारंभ करते या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, जमना प्रारंभ करते, तो वह बिंदु हिमन बिंदु कहलाती है। कौन सी बिंदु कहलाती है, हिमन बिंदु कहलाती है, ठीक। हिमन बिंदु कहलाती है। तथा ये घटना या ये प्रक्रिया
हिमांक कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमांक कहलाती है। हिमांक कहलाती है। ठीक, तो आपने क्या क्या देखा, यानी क्वथन, क्वथनांक, हिमन, हिमांक तथा गलन और गलनांक, तीनों की परिभाषाएं सेम है, बिल्कुल सेम है। बस सिर्फ क्या है कि जब जमना प्रारंभ करे यानी ठोस में तो हिमांक या हिमन, जब उबलना प्रारंभ करे तो क्वथन यानी क्वथनांक, जब द्रव में परिवर्तित हो और जब गैस में परिवर्तित हो जाए तब क्या हो जाएगा, वो वाष्पन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन प्रक्रिया जो है आपकी है। हाँ, अब उसके बाद में अगली हेडिंग जो आती है, अगला टॉपिक है इसका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की हेडिंग पहले लिख दे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये है आपकी हेडिंग। ठीक, यानी जिस वायु, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो होगी जिस वायुमंडलीय, जिस वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब पर, दाब पर 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जो है द्रव, यानी 1 लीटर जो द्रव है वो क्या हो जाए, क्वथनांक पर। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक, क्वथनांक पर वाष्प में, यानी जो है वाष्प, भाप। ठीक है, वाष्प में, वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने, बदलने के लिए, के लिए जितनी, जितनी ऊर्जा या ऊष्मा, ऊर्जा की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है, वह उसकी वाष्पीकरण की, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक, जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या हो गई, यानी जिस वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव, यानी 1 लीटर द्रव हो या 1 किलोग्राम कुछ भी हो, ठीक है, द्रव को उसके क्वथनांक पर, ठीक है, यानी जो उसका क्वथन बिंदु है उस पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वही ऊर्जा उसकी क्या है, गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, जैसे कोई लोहा है, मान लो 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, और उसको पिघलाने के लिए या उसको द्रव में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा लगेगी, तो वही ऊर्जा उसकी क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जब तक वो पूरा द्रव्यमान उसका टूटेगा नहीं, उसका अणु पूरा विखंडित नहीं होगा, तब तक वो द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। तो जितना समय लगा, जितना ऊर्जा नष्ट हुआ, वही ऊर्जा उसका क्या कहलाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद में जो है अगली हेडिंग आती है, अगला टॉपिक जो है ये होता है ऊर्ध्वपातन। कौन सा? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन आप लोग जानते हैं, अर्थ में भी पढ़े होंगे। ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी गैसीय अवस्था को धारण कर ले, तो वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, अभी हम उसका नाम बता रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ
कुछ ऐसे पदार्थ जो जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे सीधे गैस में या गैस अवस्था में गैस में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? कपूर। ठीक, कपूर हो गया। उसके बाद में जो है और कौन कौन सा है इसका उदाहरण? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड है। नेप्थलीन है। ठीक है, नौसादर है आदि। ठीक, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है, नौसादर है। ये सब जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद में फिर जो है हम अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, ये तो जो है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन हो गया। उसके बाद में फिर आता है वाष्पीकरण। ठीक है, क्या आता है? वाष्पीकरण। 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 अब ये वाष्पीकरण क्या है? ठीक है, यानी जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसकी वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी जिस वायुमंडलीय ताप दाब जो भी प्रक्रिया है भौतिक अवस्था का, उस पर जब कोई द्रव जो है गैस में परिवर्तित होने लगे यानी वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अब इसकी जो है सटीक परिभाषा जो है उसको आप लोग लिख लीजिए। यानी एक ऐसी सतही प्रक्रिया सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ जिसमें द्रव पदार्थ सतह के कण पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। वाष्प में बदलने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया यानी वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अब जो है यानी जो बताया गया, क्या बताया गया
कि हमने ये बताया कि जिस वायुमंडलीय ताप पर जो है कोई भी द्रव पदार्थ, ठीक है, जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब जो इसका मतलब शब्दों के मेल से जो परिभाषा बनी वो क्या है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जो वायुमंडल की धरा पर हो, ठीक है, इसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण, ठीक है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, यानी जो क्वथनांक बिंदु है उस पर जो है किसी भी तापमान पर, यानी जब वो क्वथनांक बिंदु पर पहुंच जाएगा तब तो वाष्प में वो परिवर्तित ही हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब जो है अगली हेडिंग है, यानी अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इसका वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसको कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी उस पर अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, यानी पहला इसका जो कारक है वो कौन सा कारक है, सतही क्षेत्रफल, यानी सतही क्षेत्र हम जिसको कहते हैं, सतही क्षेत्र, ठीक। दूसरा नंबर है इसका तापमान में वृद्धि, यानी तापमान में वृद्धि, ठीक। तीसरा पॉइंट है इसका आर्द्रता, तीसरा पॉइंट क्या है, आर्द्रता। और चौथा पॉइंट क्या है, वायु की गति, वायु की गति, वायु की गति। ये जो है 4 पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ये आपका लास्ट था, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन सा, सतही क्षेत्र, यानी जितना क्षेत्र उसका बड़ा होगा उतना उसको परिवर्तित होने में समय लगेगा, अर्थात मान लो द्रव ज़्यादा है तो वाष्प में परिवर्तित होने में ज़्यादा समय लगेगा, द्रव कम है तो वाष्प में जल्दी परिवर्तित होगा। तापमान में वृद्धि, यानी तापमान, आप तापमान कम देंगे, ठीक है, तापमान जो है कम है उसकी जो, ठीक है, ऊर्जा, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा समय लेगा वो गैस में परिवर्तित होने में, और तापमान अगर ज़्यादा है तो जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। आर्द्रता, यानी वो किस प्रकार का है, यानी उसमें नमी कितना है, आर्द्रता क्या है, उसमें कितना है। फिर है वायु की गति, वायु की गति पर डिपेंड करता है, यानी वायु की गति धीमी है तो जो है जल्दी परिवर्तित होगा, वायु की गति तेज है तो समय लगेगा, ठीक है। ये जो है 4 इसके पॉइंट हैं, 4 इसके पॉइंट हैं, सतही क्षेत्र, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, वायु की गति। तो ये जो है आपका जो पहला अध्याय था हमारे आसपास के पदार्थ, वो जो है एनसीईआरटी बेस पर इतने टॉपिक थे जिनका जो है आज हम लोगों ने अध्ययन किया। यदि आप लोगों के जो है समझ में आया तो आप लोग एक बार प्रेम से बोल दीजिएगा बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त कीजिए, करना चाहिए। जब आप कुछ क्रिया उस पर करेंगे, लिखेंगे, रिएक्शन आप अपना प्रतिक्रिया देंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि जो है हमसे कोई जो है फॉल्ट है या नहीं है, क्या है वो तरीका, हम कुछ चेंज करें आपको पढ़ाने का, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग कुछ उसमें कमेंट में अवश्य लिखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट में लिखेंगे तो हमें कुछ दिक्कत होगी, नाराज़ हो जाएंगे, नहीं। आप जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं पेश करेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि जो है हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये पहला चैप्टर एनसीईआरटी बेस खत्म हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय था। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।